अच्छा, तो हम ये क्वेश्चन करने वाला है, इसमें भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ चाहिए। ठीक है, आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है सरप्लस, ट्रेड रिसीवेबल और अदर चीज़ें हैं। ठीक है, आपको लास्ट में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि एक एसेट है जिसका कॉस्ट है 40,000 रुपीज़, उसकी बुक वैल्यू कितनी थी 28,000 की, और उसको बेच दिया गया है 36,000 में। अच्छा, याद रखना है सबसे पहले अगर आप कैश फ्लो या कोई भी क्वेश्चन अगर कर रहे हो, अगर वहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो ना, तो सबसे पहले एडजस्ट आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ही करा करो। ठीक है, अदर चीज़ों को हम बाद में करेंगे, पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन से ही शुरू करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मेट मैंने पहले से ही रेडी कर रखा है। अगर हम बात करें एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक न्यू पेज ओपन कर लेते हैं, वर्किंग नोट बनाएंगे। चलिए, अच्छा, वर्किंग नोट में हमें क्या बनाना पड़ेगा कि वहाँ पे जानकारी दे रखी है एसेट से रिलेटेड, है ना। क्योंकि यहाँ पे जानकारी एसेट से रिलेटेड गिवन है, इस वजह से हम वर्किंग नोट में क्या करेंगे, एसेट अकाउंट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे एसेट अकाउंट, क्योंकि हमें जानना है कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या है। ठीक है, कितना डेप्रिसिएशन लगा या इसको बेचा तो उस पर क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, इसलिए हमें बनाना पड़ेगा अकाउंट किस किस चीज़ का, एक एसेट का। और क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए सेपरेट प्रोविजन भी बना हुआ है, इसलिए हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी साथ में बनाना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर अलग से दे रखा हो ना, जब अगर अलग से दे रखा हो तो आपको उसका अकाउंट भी बनाना पड़े सकता है, अगर एसेट सेल या परचेज या कुछ भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों के अकाउंट के को प्रिपेयर करके रखते हैं जल्दी से। अच्छा, तो हमने फॉर्मेट रेडी कर लिया है। अब अगर बात करें इन्फॉर्मेशन की, तो देखो सबसे पहले हमें चाहिए होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग ये रहा, ओपनिंग ये रहा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की अगर बात करें तो ओपनिंग इसका कितना है 20,000 और क्लोजिंग कितना है 30,000। तो इसको पुट कर देते हैं इसमें। अच्छा, 20,000 ओपनिंग था। याद रखिएगा प्रोविजन एक लाइबिलिटी अकाउंट है, इसका ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट साइड आएगा, तो टू बैलेंस वीडी इधर आएगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साइड आएगा, बाय बैलेंस सी डी। ओपनिंग 20,000 था और क्लोजिंग कितना था 30,000। ठीक, अच्छा, उसके बाद अगर बात करें ये ओपनिंग क्लोजिंग इसका डेप्रिसिएशन का तो काम खत्म। अब एक एसेट अकाउंट भी है, कॉस्ट कितनी थी 40,000 रुपये। याद रखना इसमें ओपनिंग क्लोजिंग एसेट का नहीं दे रखा है, इसलिए उसको नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट इसको ही ओपनिंग मान लेंगे। ठीक है, 40,000 रुपीज़, और सॉरी कितने की वैल्यू, हाँ 40,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हम 40,000 रुपीज़, याद रखिएगा एसेट एक एसेट जब भी एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, इसलिए हम क्या करेंगे इस साइड लिखेंगे इसको बैलेंस बीडी। अच्छा, एक गलती मुझसे हुई है, वो ये कि मैंने यहाँ पे बाई की जगह 2 कर दिया और यहाँ पे बाई लिख दिया। एक मिनट इसको सही कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे 2 आएगा। ओके, तो यहाँ 40,000 रुपीज़ एसेट है। और देख लेते हैं आगे क्या जानकारी गिवन है एसेट की। याद रखिएगा प्रोविजन और डेफिनेशन ओपनिंग क्लोजिंग के अलावा कुछ और गिवन नहीं है, तो उसमें और कुछ फिलहाल नहीं करना है। यहाँ लिख रखा है कि बुक वैल्यू जो थी एसेट की वो कितनी थी 28,000। याद रखिएगा 40,000 इसके को ख़रीदा था, 40,000 को एसेट को, और उसकी बुक वैल्यू अभी 28,000 है। इसका मतलब यह है कि 12,000 इस पर टोटल डेप्रिसिएशन लगा होगा और इसको हम बेच रहे हैं, है ना। तो याद रखिएगा जब भी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो जितना भी टोटल डेप्रिसिएशन होता है, जो मशीन बिक रही है उसका जितना भी टोटल डेप्रिसिएशन है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से, कहाँ पे, इधर एसेट अकाउंट में। तो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो 12,000 इसका टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा है इस मशीनरी पे जो बिक रही है। ठीक है, तो इसको पूरे को ट्रांसफ़र कर देंगे किस अकाउंट में, एसेट अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे टू एसेट अकाउंट, और ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 12,000, और किस नाम से आएगा अपोजिट, जहाँ से ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर कहाँ से हो रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ना, तो यहाँ पे भी लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक, अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन भी हो गई डेप्रिसिएशन की। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 40,000 की थी, 28,000 में 28,000 उसका डेप्रिशिएट बुक वैल्यू यानी डेप्रिशिएशन लगा 12,000, इसको एडजस्ट हमने कर दिया। इसको बता रहा है बेचा हमने कितने में 36,000 रुपये में। अच्छा, आपको पता है जब भी मशीनरी बिकेगी तो उससे क्या होगा, मशीन की वैल्यू कम होगी, है ना। मशीन की वैल्यू या एसेट, सॉरी एसेट अगर बिके रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर बढ़ती है वैल्यू तो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, जब कम होती है तो किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड। इसलिए सेल हो रहा है तो किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, इस साइड। कितने रुपए में बिका था 36,000 में, यानी कि
इसको हम 36 यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, क्रेडिट साइड में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेल होता है तो मशीनरी कम होगी, और वो कभी भी एसेट, सॉरी मशीन बार बार बोल रहा हूँ, एसेट कम होगा तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। क्यों बैंक अकाउंट लिखा, क्योंकि पैसा आया होगा ना बैंक में, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो बैंक ही लिखना है। अच्छा, अब बात करते हैं, देखो 28,000 रुपये की बुक वैल्यू रह रही थी सिर्फ, और बेचा हमने कितने में, 36,000 में। तो वो पहले शुरुआत में खरीदा था भले ही 40,000 में था, लेकिन आज उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 28,000, और उसको बेच कितने में रहे हैं हम, 36,000 में। यानी यहाँ पे क्या हो गया, 28,000 की चीज़ को अगर 36,000 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा ना 8,000 का। और हमें पता है जब भी प्रॉफिट होता है हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, इस साइड। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 8,000, तो उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे टू प्रॉफिट। यहाँ पे स्टेटमेंट एंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, ठीक है, कंपनी के इसमें स्टेटमेंट ऑफ P&L लिख रहा हूँ, 8,000 हो गया। अच्छा, और कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बस याद रखना यहाँ से बस दो चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट होती है जो जानना होता है। पहला ये कि जो मशीनरी बिकी है उसके बीच में डेप्रिसिएशन कितना लगा है टोटल, साथ साथ में हमें ये जानना होता है कि जो बिक रही है वैल्यू, ये तो गिवन ही है, फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो हमें ये भी पता लगा लिया कि गेन था, ठीक है। तो गेन जो है वो इस साइड रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड, अगर इन केस लॉस होता है तो हम इस साइड रिकॉर्ड करते हैं उस चीज़ को, सेम यही चीज़ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पे ब्रैकेट में लॉस लिख देते हैं शो करने के लिए कि हाँ लॉस हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये सारी चीज़ें जो डिटेल्स गिवन थी वो सारी हमने फिल कर ली। दो एडिशनल डिटेल जो हमने निकाली वो थी डेप्रिसिएशन की, ठीक है, और दूसरा था फ़ायदा या नुकसान का, तो वो चीज़ें भी हमने फिल कर लिया। अब बात करते हैं क्लोज करने के अकाउंट। अच्छा, इधर एक पैसा, सबसे पहले हम इसको क्लोज कर लेते हैं। देखो यहाँ कितना आ रहा है दोनों को जोड़ने पे, 48,000, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 48,000। ये वो क्लोज है, ठीक है। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कोई सा नहीं बचा। मान लो अगर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कुछ बच जाता, तो यहाँ पे अगर बचता तो यहाँ एंट्री करते हम बैंक से, और यहाँ लिख देते परचेज, यानी कि ये जो अमाउंट आता वो परचेज किया होगा एसेट, इस वजह से यहाँ पे अमाउंट बचा है। अगर यहाँ बैलेंसिंग फिगर बचता तो वो सेल कहलाता, जितना भी अमाउंट होता, ओके। लेकिन यहाँ पे कोई बचा नहीं है, इसलिए हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी याद रखिएगा, इधर बचता है अमाउंट तो वो कहलाता है क्या, परचेज, इधर तो सेल। लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं बचा क्योंकि एक ही मशीनरी थी, वो बेच दिया, तो अब तो कुछ रहेगा ही नहीं ना। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी देता एसेट्स के अलग से, तो ऐसी कंडीशन ज़रूर आती कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट बचता, या यहाँ बचता तो हम सेल मान लेते, यहाँ बचता तो सॉरी यहाँ बचता तो डिफरेंट सेल होता, और यहाँ पे परचेज होता। लेकिन केस टू केस डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो क्लोज हो गया, यहाँ पे तो कुछ बैलेंस बचा नहीं। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्लोज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना है, 30,000, यहाँ 12,000, कितना होगा 42,000, और यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 42,000। कहाँ कितना बच रहा है 22,000। याद रखिएगा, अगर इधर बैलेंस बच रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ क्रेडिट हुआ होगा प्रोविजन में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ता है तभी क्रेडिट होता है ना, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तभी बढ़ता है जब डेप्रिसिएशन लगा हो। तो साल का जो भी डेप्रिसिएशन लगा होगा ना, उसी अमाउंट से ये बढ़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये वो डेप्रिसिएशन है जो इस साल लगा है, और एक्चुअल में हमें यही जानकारी चाहिए थी डेप्रिसिएशन की और गेन की, ठीक है। ये जो 8,000 है, ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए थी, इसलिए ताकि हम नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश को एडजस्ट कर सकें स्टेटमेंट में, ठीक है, कैश फ्लो में। तो इस पूरे के लिए हमने ये एसेट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया। अब बात करते हैं कैश फ्लो पे आ जाते हैं। दो जानकारी यहाँ से मिली, पहली कौन सी है, गेन की। कितना है गेन, 8,000 रुपये। तो हमें पता है ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ना, 8,000 रुपये। तो इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट लेस करेंगे, कितना था 8,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन टोटल 12,000, सॉरी टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो कितना है, याद रखिएगा। इस बार डेप्रिसिएशन ये वाला मत ले लीजिएगा जो इसमें लगा था सेल वाली मशीनरी पे, हमें डेप्रिसिएशन अमाउंट ये वाला लेना होता है, क्योंकि ये पूरे साल का है, ये सिर्फ इसी एसेट का है 12,000, ये पूरे साल का है, ओके। तो याद रखिएगा, ये डेप्रिसिएशन हमें लेना होता है सिर्फ, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कितना है 22,000। तो हम 22,000 जो डेप्रिसिएशन है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है, तो प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन को। अच्छा, ये दोनों चीज़ें हो गई। जैसे कि मैंने बताया था, अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है उनको पुट करना है, जैसे कि मैंने करा। अब जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्योंकि कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे जो एडिशनल थी, अब मैं क्या करूँगा, जैसे पहले करते थे शुरू से शुरू करना है, और धीरे धीरे जहाँ जहाँ जिसका बैलेंस है उसको पुट करते जाना है। अच्छा, सरप्लस बैलेंस पहले ओपनिंग कितना था 60,000, और अब कितना है 65,000, यानी कि 5,000 सरप्लस इस साल का होगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ दो ही जानकारी दे रखी है, इसलिए मैं वर्किंग नोट नहीं बना रहा हूँ।
ठीक है, वरना हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए वर्किंग नोट का भी यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे वर्किंग नोट इसलिए नहीं बना रहा, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इजिली हम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है, 5000, 5000 प्रॉफिट है, सरप्लस सॉरी 5000, उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ। तो देखो ओपनिंग बैलेंस कितना था, 2,02,000, अब हो गया 2,37,000, यानी 35,000 रुपये ट्रांसफ़र हुआ होगा जनरल रिजर्व के अंदर में। तो 35,000 को जो है हम यहीं पे प्लस कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसफ़र हुआ था रिजर्व में। याद रखना ऐसा इसलिए किया है, वैसे वर्किंग नोट में बनाता है इस चीज़ के लिए, लेकिन हमें पता है यहाँ पे सिर्फ 2 ही इन्फॉर्मेशन थी और छोटा क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने यहीं पे एडजस्ट कर रहा हूँ। तो टोटल जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम है वो कितना है, 40,000। तो ये चीज़ हो गई कंप्लीट। अच्छा ये हो गया है, साथ साथ में हमने ये भी कर लिया था। अच्छा ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीज़ें गिवन है, ट्रेड डेटर और बिल रिसीवेबल। अच्छा अगर बात करें हम डेटर की, डेटर भी करेंट एसेट होता है और बिल रिसीवेबल भी करेंट एसेट होता है। ओपनिंग बैलेंस था 1,02,000, ये कितना हो गया, 67,000 हो गया। अगर हम बात करें इन दोनों को माइनस करोगे तो आप कितना आएगा, 3 5 5 35,000 क्या हुआ है, ये डिक्रीज़ हुआ है, करंट एसेट डिक्रीज़ हुआ है डेटर 35,000 से। अच्छा बिल रिसीवेबल देख लेते हैं, पहले 62,000 था, अब कितना हो गया, 1,03,000 हो गया, यानी कि 8 38 और 3 कितना हो गया, 41,000, 41,000। 41,000 क्या हुआ है, ये इंक्रीज़ हुआ है। तो देखो डेटर जो है डिक्रीज़ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 35,000 है ना, तो 35,000 ऐड कर देंगे, डेटर को, ठीक है, और बिल रिसीवेबल जो है उसको हम लेस कर देंगे, और बिल रिसीवेबल जो है उसका अमाउंट कितना था, 41,000, 41,000, ठीक 41,000। अच्छा अब बात करते हैं अदर चीज़ों की। जनरल रिजर्व तो हम कर चुके हैं पहले ही, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी काम खत्म, क्योंकि हमने सबसे पहले यही करा था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी है ये। अब बात कर लेते हैं, 30,000 था पहले, अब कितना हो गया, 12,000, तो 30 से 12 हुआ, यानी कि 18,000 रुपये ये कम हो गया है ना, 18,000 वैल्यू से। अच्छा फिर क्या है, गुडविल है। अच्छा पहले इसको करंट लायबिलिटी को एडजस्ट कर लेते हैं, करंट लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, ठीक है, तो इसको करेंगे हम माइनस 18,000 माइनस, ये क्या था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, है ना। अच्छा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एडजस्ट हो गया, अब रह रहा है क्या, गुडविल। देखो गुडविल की वैल्यू पहले ओपनिंग कितनी थी, 80,000, अब कितनी हो गई है, 70,000, यानी 10,000 रुपये गुडविल अमोर्टाइज होकर के कम हो गया है ना। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इसको 10,000 को ऐड करना होगा, क्योंकि गुडविल अमोर्टाइज हुआ है। तो 10,000 को हम ऐड कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये गुडविल अमोर्टाइज है। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चंस में ये दिखता है। देखो गुडविल की वैल्यू कम हो रही है इसलिए मैंने ऐड करा। इन केस मान लो यहाँ पे 70,000 ना हो करके 90,000 होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस बढ़ गया है। गुडविल अगर बढ़ रही है ना, तो इसका मतलब ये अमोर्टाइज नहीं हुआ, इसका मतलब ये हमने परचेज किया। तो अगर गुडविल बढ़ रहा है तो उसको हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय कोई यूज़ नहीं होता, इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर वैल्यू बढ़ती है, घटेगी गुडविल की वैल्यू तो ही आपको लिखना है, ठीक है, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय यूज़ करना है। अदरवाइज अगर बढ़ रही होगी वैल्यू तो उसको नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि वो गुडविल परचेज किया है आपने, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है और उसमें उसको लेस करते हैं, ठीक है। तो उसकी हम बात करेंगे तब जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे होंगे। सारी चीज़ें हो चुकी है कंप्लीट, हमने ये तो पहले ही कर दिया था, तो अब इसको करते हैं क्लोज। देखिए यहाँ पे 40,000 है, अगर इसकी बात करें तो ये 32,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 26, है ना, ठीक, एक मिनट, 8 9 10, सॉरी ये 8,000 है, और ये कितना है, 32 माइनस 8 करोगे 24 आएगा, सॉरी 24, ठीक है। 40 एंड 24 आप ऐड करोगे कितना आएगा, 64,000। बिल रिसीवेबल, सॉरी ये माइनस करना था मैंने, यहाँ पे क्यों कर दिया, ये गलती छोटी सी, इसको करेक्ट कर लेते हैं।
बिल रिसीवेबल हमने माइनस किया था, गलती से मैंने वहीं पे लिख दिया है, इसको मैं इस साइड लिख देता हूँ। माइनस साइड में कितना है 41,000, और इसको उधर से हटा देता हूँ। ठीक, अच्छा ये टोटल कितना है 35,000, और ये टोटल कितना हो रहा है 59,000, ये है माइनस का नेगेटिव। ठीक है, 64,000 है, ये 35,000, इनको ऐड करें और लेस करें 59,000 कितना होगा, इसमें ही डायरेक्ट ऐड कर दें, ये कितना होगा 5,000 बचेगा, ये 40,000 रह जाएगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, नेट टैक्स पेड की कोई जानकारी नहीं, इग्नोर करो। कितना आएगा आंसर 40,000। बाकी अब चेक कर लेते हैं आंसर कितना आ रहा है 40,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। आई होप ये समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच।